विनीता की बेटी सुंदरी अपने नाम की तरह ही बहुत ही खूबसूरत थी। तो वहीं विनीता की मरी हुई जेठानी की बेटी कजरी सांवले रंग की थी। अपने माँ बाप के मरने के बाद कजरी अपने चाचा चाची के साथ ही रहती थी। फिर एक रोज, वाह माँ, ये साड़ी तो बहुत ही प्यारी है, लेकिन माँ आप कजरी दीदी के लिए कुछ नहीं लाई? तेरी तरह अगर वो भी नए कपड़े पहनने लगी तो तेरे पुराने कपड़े कैसे इस्तेमाल होंगे? अपनी चाची का ऐसा व्यवहार देखकर कजरी की आंखें भर आती हैं। फिर कजरी कहती है, ठीक ही कह रही हैं चाची, फिर इतना चटकदार रंग मुझ पे अच्छा भी तो नहीं लगेगा। अच्छा, तो कल तुम दोनों को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो सुंदरी बेटा तुम कल यही साड़ी पहनना, और कजरी तुम्हारे लिए मैंने अपनी पुरानी साड़ी निकाली है, तुम वो पहन लेना, ठीक है? अगले दिन सुंदरी नई साड़ी पहनकर तैयार होती है, जिसमें वो बिल्कुल अफसरा लग रही थी। तो वहीं कजरी अपनी चाची की फीकी साड़ी पहनकर तैयार होती है। अभी अनुज और रौनक नाम के दो लड़के अपने पेरेंट्स के साथ वहां आते हैं। अनुज साधारण और गरीब घर का लड़का था, जबकि रौनक शहर में रहने वाला एक अमीर घर का लड़का था। सुंदरी और रौनक एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो वहीं कजरी और रौनक भी इस रिश्ते को हाँ कर देते हैं। शगुन के तौर पर सुंदरी की सास उसे 51,000 रुपए देती है, तो वहीं अनुज की माँ आशा कजरी को 151 रुपए देती है। विनीता 3 महीने बाद दोनों बेटियों की शादी रख देती है। शादी में जहाँ रौनक खूब बैंड बाजे के साथ आता है, तो वहीं गरीब अनुज साधारण सी बारात लेकर वहाँ आता है। फेरों के दौरान जहाँ अमीर दूल्हे के घर वाले महंगे महंगे सोने और डायमंड की ज्वेलरी अपनी बहू को देते हैं, तो वहीं अनुज सिर्फ काले मोतियों से बना हुआ मंगलसूत्र ही कजरी को पहनाता है। विदाई के बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल आ जाती हैं। कजरी का ससुराल 2 कमरों का ही था, जहां कजरी का स्वागत करने के लिए 2-4 मेहमान ही थे, और उसकी सास हाथों में पूजा की थाली लिए खड़ी थी। बहू, अपने शुभ कदम अपने इस नए घर में रखो। माँ, अच्छे से इसकी नजर उतारो ताकि जीवन में इसे कोई कष्ट ना मिले। मेरे सास और पति दोनों कितने अच्छे हैं, जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। दूसरी तरफ सुंदरी अपने गृह प्रवेश के लिए अपने ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। उसका ससुराल एक बड़ी कोठी में रहता था। ढेर सारे मेहमान खड़े थे, ढोल वाले दरवाजे पे खड़े थे। काफी देर तक ढोल नगाड़े बजते हैं। रौनक, मम्मी जी से कहो ना वो गृह प्रवेश कराएं, मैं खड़े खड़े थक गई हूँ। अरे रुक जाओ ना सुंदरी, तुम देख नहीं रही माँ कितनी खुश हैं। उनके इकलौते बेटे की शादी है, उनको एंजॉय करने दो। फिर काफी देर बाद वो सुंदरी का स्वागत करती हैं। तब तक सुंदरी काफी थक चुकी थी। अपने स्वागत पर रौनक अपनी पत्नी को कार की चाबी देता है। ओह वाओ, इतना बड़ा गिफ्ट! तुम्हारा दूल्हा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये सब तोहफे तो वो अपनी वाइफ को दे ही सकता है। ऐसे ही समय बीता। एक रोज शहर से सुंदरी कजरी से मिलने उसके ससुराल आई। मेरे जितने भी अरमान थे ना, रौनक उससे बढ़कर ही मेरे लिए करते हैं। आधे से ज्यादा महीना घर से बाहर बिजनेस ट्रिप पर ही रहते हैं, और लौटते वक्त मेरे लिए ढेर सारे तोहफे लाते हैं। अब वो जीजा जी की तरह कोई छोटी मोटी दुकान तो चलाते नहीं, बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं। जिस कार से मैं आई हूँ ना, वो उन्होंने ही मुझे गिफ्ट की है। वैसे दीदी, तुम्हारी इस गरीबी में कैसे कट रही है? सच कहूँ तो मेरे घर की नौकरानी भी तुमसे अच्छे कपड़े पहनती है। भले ही मेरे पति गरीब हैं, लेकिन वो मेरे लिए अपनी जान देते हैं। वो मुझे अपना वक्त देते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे इस घर की कीमत तुम्हारी कार से कम है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सुंदरी अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज रौनक ट्रिप पर जाता है, लेकिन वो 2 महीने तक घर नहीं लौटता, और ना ही सुंदरी से ठीक से फोन पर बात करता है। सुंदरी अकेले ही अकेले रहकर अंदर ही अंदर घुटी जा रही थी, जिससे वो डिप्रेशन में आ जाती है। एक रोज वो कजरी को फोन लगाती है। तुम ठीक कह रही थी दीदी, मैं अमीर तो हूँ, लेकिन अमीर होकर भी अकेली हूँ। अपने पति का साथ और वक्त पाने के लिए भिखारियों की तरह तरसती हूँ, लेकिन बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। सुंदरी खुद के हाथ की नस काट लेती है। उसकी बातें सुनकर कजरी जल्दी से अपने पति के साथ उसके घर पहुंचती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। रौनक को जब खबर मिलती है, तो वो भी वापस भारत लौट आता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है। तुमने एक बार मुझसे कहा तो होता सुंदरी, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा था। मुझे ये पैसा और धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए, अनुज जी की तरह। उस दिन के बाद सुंदरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और अब वो अपनी बहन को फिर कभी नीचा नहीं दिखाती, क्योंकि अब उसे अच्छे से अमीर और गरीब दूल्हे में फर्क समझ में आ गया था।
एक रोज शाम को हेमा अपनी माँ के साथ बैठी हुई होती है। तभी वो अपने फोन में अपनी माँ को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है, माँ ये देखो, ये लड़की कितनी मॉडर्न एंड टॉल है, ये मेरे भैया के साथ एकदम फिट बैठेगी। तभी उस घर की बड़ी बहू मनीषा वहाँ आती है। चलिए माँ जी, हेमा दीदी खाना लग गया है। बहू यहाँ तो आ, ये देख हम तेरे देवर के लिए रिश्ता.com की साइट पे लड़की ढूंढ रहे हैं जो कि सुंदर होने के साथ साथ अमीर भी है। अब तेरे गरीब मेके वालों ने दहेज के नाम पर एक दो चीज पकड़ा दी बस, इसलिए मैं अब अपनी छोटी बहू अमीर खानदान की लाऊंगी जो कि भर भर के दहेज लाए। हाँ, वो अपनी बड़ी बहू को ताने दे ही रही थी कि तभी उसका छोटा बेटा हितेन एक मॉडर्न लड़की के साथ घर आता है। उन दोनों के गले में बरमाला डली हुई थी। हितेन बेटा, ये लड़की कौन है? माँ ये जूही है, हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या तुम दोनों ने शादी कर ली? मैं नहीं मानती इस शादी को। हाँ तो किससे फर्क पड़ता है आपके मानने ना मानने से? वैसे भी वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। मैं जानती हूँ, जरूर इस डायन ने ही तुझे भड़काया होगा। मैं इस डायन को हरगिज अपनी बहू नहीं मानूंगी। भले ही आप ना मानो, लेकिन लीगली तौर पर मैं ही आपकी बहू हूँ, इसलिए आप जल्दी से जाइए और आरती की थाली लाकर मेरा गृह प्रवेश कीजिए। सास बेमन से अपनी नई बहू का स्वागत करती है। जूही हितेन के साथ अपने कमरे में चली जाती है। हे राम, माँ अपनी इस नई छेल छबीली के तेवर देखे, इसके तो रंग ढंगी अलग है, बड़ा ही घमंड है इसमें तो चिंता मत कर बेटी, कल इसका ससुराल में पहला दिन है, तू देखना कल अगर मैंने इसका घमंड चूर चूर नहीं किया तो। अगले दिन सुबह हितेन के पिता यानी कि जूही के ससुर अपनी पत्नी से कहते हैं, बिमला देखो तो सुबह के 10 बजने को हैं और ये नई बहू अभी तक अपने कमरे में सोई हुई है, और आज इसका रसोई में पहला दिन है और ये अभी तक अपने कमरे में है। तुम रुको जी, मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ। नई बहू, अरे ओ नई बहू। कुछ देर बाद जूही वहाँ आती है। क्या बात है मम्मी जी, क्यों इस घर को सुबह सुबह मच्छी बाजार बनाकर रखा है? छोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? हितेन, हितेन जरा बाहर आना तो। क्या हुआ जूही बाबू? तुम चुपचाप से अपने बाप को समझा लो कि मुझसे तमीज से बात किया करें। पिताजी आपने सुना जूही ने क्या कहा? नालायक, इस दिन के लिए पैदा किया है कि तुझे कि तू अपनी बीवी का जोरू का गुलाम बन जाए? बस आपसे ही सीखा है पिताजी। जूही की सास खाने की लिस्ट अपनी नई बहू के हाथ में देती है और कहती है, ये ले, ये तेरी पहली रसोई की लिस्ट है, आज तुझे ये सब खाना हम सबके लिए बनाना है, और हाँ उसके बाद किचन की साफ सफाई भी कर देना। सासू माँ, ना तो मैं खाना बनाऊंगी और ना ही मैं सफाई करूंगी। बहू आई है घर में, कोई काम वाली बाई नहीं जो उसे आते ही काम बता दिया। भले ही ससुराल में मेरा पहला दिन हो, लेकिन पहले दिन से ही आप लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो मेरी प्यारी ननद जी, पहले तो आप इस घर की साफ सफाई करो और सासू माँ आप बनाएंगी खाना, और वो भी मेरी पसंद का। मैं ये सब नहीं करूंगी, समझी? देवरानी जी क्या कह रही हैं आप? हम इस घर की बहू हैं और ससुराल वालों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। जेठानी जी, इन जैसे फर्जी लोगों के लिए काय का फर्ज? इन लोगों के साथ तो यही होना चाहिए। बड़ी जुबान चलती है तेरी, मैं तो तुझे छत से धक्का ही दे दूंगी, फिर तो भूतनी बनकर भटकती रहना। और ये हो गई आपकी कही बातों की सारी रिकॉर्डिंग। अब अगर सासू माँ आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर आप लोगों के साथ दहेज उत्पीड़न के साथ ही जान से मारने की धमकी के जुर्म में सबको बंद करवा दूंगी। इसलिए जो मैं कहती हूँ वैसा ही करो चुपचाप से। नहीं नहीं बहू, ऐसा मत करना, तुम जो कहोगी हम वो ही करेंगे। उसके बाद जूही उन सबको काम पर लगा देती है। ननद जी जरा जल्दी हाथ चलाइए, नहीं तो। नहीं 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 मेरी प्यारी भाभी, भाभी मैं करती हूँ ना, आप आराम से बैठो सोफे पर, और किसी चीज की जरूरत हो तो कहना। सासू माँ खाना बना के नहीं, या हमें कल तक का वेट करना होगा? हाँ बस बहू रानी तैयार है। थक हार कर ननद सफाई कर कर वहीं फर्श पर ही लेट जाती है, जिसे देखकर जूही कहती है, अब यहाँ क्यों तुम रायते की तरह फैल गई? जाओ उठो और मेरे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर आओ। तुम रहने दो ही ना देवरानी जी, कपड़े मैं धो देती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा ना आज आपका छुट्टी का दिन है, आप कुछ नहीं करेंगी। उधर सास पसीने में तरबतर होकर रसोई से बाहर आती है और सबके लिए खाना लगाती है,
उफ, ये कोई खाना है? इसकी तो शक्ल देखकर ही खाने का मन नहीं कर रहा। ले जाओ ये खाना, मुझे नहीं खाना। मैं अभी अपने लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ। लेकिन बहू, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। पूरे 2 घंटे लगे हैं मुझे रसोई में खड़े हुए। तो मैं क्या करूँ? आप ससुर जी ये खाना ले जाकर बाहर कुत्तों को डालाना। और आपको जो मैंने सब्जी लाने का काम दिया था, क्या वो आपने कर दिया? हाँ हाँ बहू, मैं बाजार से सब्जियां ले आया हूँ। वेरी गुड। अच्छा लिसन, शाम को मैंने घर पर पजामा पार्टी ऑर्गेनाइज की है। अब आप तीनों जाओ और जाकर शाम के खाने की जल्दी से तैयारियां करो। इसके बाद वो तीनों किचन में जाते हैं। हिना रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, ये नई भाभी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? बड़ी भाभी ने तो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं किया। हमारा किया हमारे सामने आ रहा है बेटी। हमने जो बड़ी बहू के साथ किया उसी की सजा हमें मिल रही है। तभी जूही, हितेन और मानसी भी वहाँ आ जाते हैं। चलो सासू माँ, आपको अपने किए का एहसास तो हुआ और मेरी सहेली की कीमत भी पता चली। हाँ सासू माँ, मानसी मेरी सहेली है। क्या ये सच है बड़ी बहू? हाँ सासू माँ, ये मेरी बचपन की सहेली है और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी। जब ये इंडिया आई तो हितेन से मिली और इन दोनों को प्यार हो गया। और जब हितेन ने मुझे इससे मिलवाया तो मुझे पता चला ये तो मेरी बचपन की दोस्त जूही है। सॉरी माँ जी, मैं ये सब आपके साथ करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आपने जो मेरी सहेली के साथ किया, मुझे उसका बदला लेने के लिए ये सब करना पड़ा। बड़ी बहू, मुझे माफ कर दे, तेरी तकलीफ को हम समझ ही नहीं पाए। इसके बाद सबने मानसी से माफी मांगी। मानसी ने सबको माफ कर दिया और इस तरह नई बहू का पहले दिन का प्लान ससुराल में पूरा हुआ।